एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स मेस्ट्रो। आज 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। पहली न्यूज़ आइटम देख लेते हैं। ये साइबॉग कॉकरोचेस के बारे में है। सो बेसिकली होता क्या है, जापान ने एक नई टेक्निक फाइंड की है। उन्होंने क्या किया है कि एक कॉकरोच के ऊपर एक सर्किट को अटैच कर दिया है और वो सर्किट जो है वो कॉकरोच के इंटरनल नर्वस सिस्टम के साथ अटैच्ड है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब वो कॉकरोचेस को यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए। जैसे कि अगर किसी ऐसे एरियाज़ में कुछ रिसर्च कंडक्ट करनी हो कि जहाँ पे ह्यूमन का जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, या फिर जो एरिया ह्यूमन के लिए कंपैरेटिवली डेंजरस है, या फिर कोई ह्यूमन या एनिमल रेस्क्यू ऑपरेशंस है, तो उस केसेस में कॉकरोचेस को यूज़ किया जा सकता है। जहाँ पे भी ह्यूमंस को नहीं सेंड किया जा सकता, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाएगा। अब बेसिकली देखिए कि कॉकरोच को यूज़ करना इजी क्यों है, क्योंकि कॉकरोच एक ऐसा एनिमल है जिसका नर्वस सिस्टम कम उसकी एंटायर बॉडी के ऊपर स्प्रेड होता है। इट इज़ ऑल्दो काफ़ी बड़ा पोर्शन उसका ब्रेन के रीजन में होता है, लेकिन बहुत सारा हिस्सा जो होता है उसकी एंटायर बॉडी के बीच में स्प्रेड होता है। तो इसके लिए इसके ऊपर एक चिप लगाई जाती है, उस चिप को उसके नर्वस सिस्टम से अटैच किया जाता है और इन कॉकरोचेस को रिमोटली बाहर कहीं बैठ के अगर कोई पर्सन चाहे तो उनको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, और उनकी मूवमेंट को रेगुलेट कर सकता है कि उनको कहाँ भेजना है, किस साइड को भेजना है और कुछ भी। और सपोजिटली किसी कॉकरोच को ऐसे यूज़ किया है, उसके बाद जब ये कॉकरोच को वहाँ से रिट्रीव कर लिया जाएगा, तो मतलब जब उसने अपना हेल्प कर दिया, जब उसने अपना पूरा मिशन अकॉम्प्लिश कर दिया, उसके बाद इन कॉकरोचेस को यहाँ वापस ले आते हैं और उसके ऊपर से अगर इस पूरे सेटअप को, ये इसके ऊपर एक बैग डाला जाता है काइंड ऑफ, इस बैग को अगर निकाल दो तो वो कॉकरोच जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है दोबारा से, मतलब इट कैन कम बैक टू द नॉर्मल थिंग, ठीक है। अब साइबोर्ग कॉकरोच जो है ये रिमोट कंट्रोल्ड इंसेक्ट्स हैं जिनके ऊपर एक टाइनी बैकपैक डाला जाता है। उस बैकपैक में क्या है, एक स्मॉल इंटरनल सर्किट है और एक सोलर सेल अटैच्ड है, एक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर यानी कि सर्किट, और ये बैग में यानी कि सोलर सेल अटैच्ड होता है। साइबॉग कॉकरोच जो है इनको सर्वेलेंस कंडक्ट करने के लिए, जैसे कि अर्बन एरिया में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग करने के लिए किसी एरिया में, पाइपलाइंस में, ठीक है, किसी ऐसे एरिया में, और जो जगह ह्यूमन के लिए डेंजरस है वहाँ पे इनको भेजा जा सकता है। अब साइबोर्ग कॉकरोच जो है ये पार्ट इंसेक्ट होता है, इसका आधा हिस्सा इसके ऊपर मशीन डाली हुई होती है, ठीक है। सो ये बाकी मैंने आपको इस चीज़ों के बारे में बता दिया है। अब इसमें यूज़ जो किए जा रहे हैं कॉकरोचेस मेडागास्कर हिसिंग कॉकरोचेस हैं। ये कॉकरोचेस लार्जेस्ट स्पीसीज हैं सारे कॉकरोचेस में, इनका साइज अप्रॉक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर तक जाता है। और इनको हिसिंग कॉकरोच इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जब किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो वहाँ पे ये अपने बॉडी के कुछ ओपनिंग को, वॉल्व को बैक साइड पे ओपन करके एयर को आउट करते हैं। एयर को आउट करने से एक हिसिंग जैसी साउंड क्रिएट होती है, जिसकी वजह से इसको हिसिंग कॉकरोच बोलते हैं। और ये ऐसे कॉकरोचेस होते हैं जो अगर उल्टे हो जाएं तो बैकपैक के साथ भी, तो ये अपने आप जल्दी से, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा से ऐसे नॉर्मल उसमें ओरिएंटेशन में आ जाते हैं। ये इसके बारे में था। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है पासकीज के बारे में। अभी एक मीटिंग हुई थी, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, इन सब ने मीटिंग की थी और बात किया था कि हमें एक कॉमन सिंगल पासकी, मतलब एक स्टैंडर्ड की पास की बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि देखिए बेसिकली थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको कि क्या होता है कि अब हमने कोई ऐप में लॉगिन करना होता है, या फिर कोई जीमेल या किसी ऐसे अकाउंट में लॉगिन करना होता है, तो हम उसमें एक यूज़र आईडी देते हैं और एक हम फिर उसमें पासवर्ड ऐड करते हैं। सो अब ये पासवर्ड जो होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक या डिजिट्स कुछ भी हो सकता है, तो हम उसमें पासवर्ड ऐड करते हैं। अब ये जो है ये कंपैरेटिवली एक नॉर्मल सिस्टम है, इसको हैक किया जा सकता है, इसको स्टील किया जा सकता है, इसको फाइसिंग वगैरह, मतलब कहीं पे स्पाइंग वगैरह करने के लिए, मतलब इन चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है, इन द सेंस कि ये लीक हो सकती है इन्फॉर्मेशन, और इस केस में स्पाइंग करना, अटैक करना काफ़ी ईजी होता है। अब इन्होंने बोला है कि हमें एक नया सिस्टम लेके आने की ज़रूरत है जिसमें हम पासकीज को जनरेट करेंगे। अब पासकीज में क्या होगा कि ये एक ऐसा सिस्टम होगा कि, मतलब एक ऐसा सिस्टम जनरेट किया जाएगा कि जहाँ पे गूगल जो है, मतलब जैसे हमें कोई भी अगर वेबसाइट को ओपन करना है या कोई भी ऐप को, वेबसाइट को भी और ऐप को भी अगर हमें ओपन करना है, तो हम सिर्फ अपना फेशियल रिकॉग्निशन या प्रिंट देंगे, तो उससे क्या होगा कि सामने से तो हार्डवेयर से हमारा क्या जाएगा कि सॉफ्टवेयर, मतलब हमारी जो शक्ल है या फिर जो प्रिंट है, हैंड प्रिंट है, थंब प्रिंट है, वो उसको स्कैन करेंगे। लेकिन बैकएंड के ऊपर एक नई पास की जनरेट की जाएगी जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होगी। एक नई पास की, हर बार नई पास की, मान लो अभी आपने फेसबुक पे लॉगिन किया है और आपने लॉग आउट कर दिया, 10 मिनट बाद आप दोबारा से लॉगिन कर रहे हैं, तो आपका सिर्फ फेशियल रिकॉग्निशन होगा और उसके साथ साथ अलग से दोबारा 10 मिनट बाद नई पास की जनरेट होगी, जो सिस्टम जो है जिसको जनरेट करेगा, ठीक है। और इस केस में क्या होगा कि इतनी बार अगर इतनी ज़्यादा अलग अलग पास की जनरेट करने की रिक्वायरमेंट होगी, तो मतलब कंप्यूटर सिस्टम ऑल्दो ये सारी चीज़ें खुद कर रहा है, तो उसके केस में क्या होगा कि ये जितनी भी पास कीज वगैरह जनरेट हो रही हैं,
इनकी वजह से उस सिस्टम को हैक करना, उस सिस्टम में अटैक करना, उसमें फाइसिंग करना या कुछ भी ऐसी चीज़ें करना कंपैरेटिवली बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो ये काफ़ी कंपैरेटिवली सेफर वे है। सो यूज़र जो हैं अभी चाहते हैं कि मतलब कि हम पासकीज़ को जनरेट किया जाए। एंड्रॉयड डिवाइसेस के ऊपर भी ये काम करेंगे और इसमें क्या होगा कि एंड्रॉयड डिवाइस को गूगल पासवर्ड मैनेजर के साथ सिंक कर दिया जाएगा। ठीक है, सो उसके चलते यूज़ होगा। और ये वेबसाइट के ऊपर भी काम करेंगी, ऐप्स के ऊपर भी, और सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं, चाहे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है गूगल वाला, चाहे आईओएस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर ये काम करेगी। अब ये बेसिक पास की और पासवर्ड का डिफरेंस है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है वल्चर के बारे में। ज़्यादा डिटेल में ही जाएंगे, जस्ट सिर्फ इतना देंगे कि इंडिया में टोटल जितनी वल्चर की स्पीसीज़ हैं उसमें से 9 स्पीसीज़ जो हैं इंडिया में है। इनमें से 6 स्पीसीज़ जो है इंडिया में रेजिडेंट है और 3 स्पीसीज़ जो हैं ये मतलब माइग्रेट करती हैं इंडिया में कुछ इस टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए साल में यहाँ पे आती हैं और फिर आगे कहीं और किसी कंट्री में चली जाती हैं, माइग्रेट कर जाती हैं। टोटल 9 स्पीसीज़ हैं। तब इसमें से 4 जो स्पीसीज़ ना ये सिर्फ 4 स्पीसीज़ जो हैं ये आपको एग्जैक्टली ये तमिलनाडु में पाई जाती है, जिसकी वजह से तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसने अभी एक मतलब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क लाने की कोशिश की है। मतलब उसको लाने का प्लान कर रहे हैं कि एक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाएगा जिसके चलते कि वल्चर जो हैं उनकी इफेक्टिवली कंजर्वेशन की जाए, क्योंकि बहुत सारी जो वल्चर की स्पीसीज़ हैं वो इंडेंजर्ड हैं। ठीक है, सो इनका सभी स्पीसीज़ का अलग अलग स्टेटस है। 4 स्पीसीज़ जो है तमिलनाडु में फाइंड की जाती हैं और स्टेट लेवल एक कमेटी बनाई गई है जो वल्चर कंजर्वेशन के ऊपर एडवाइस करेगी। ठीक है, सो ये देख लीजिएगा, ये व्हाइट रम्प्ड वल्चर, इंडियन वल्चर, स्लेंडर बिल्ड, ये सारी इंडिया में पाई जाती हैं, रेसिडेंट है। और ये ग्रिफन वल्चर, हिमालयन वल्चर, सैनिफेरस वल्चर जो है ये माइग्रेटरी स्पीसीज़ हैं। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा जो है वहाँ पे वल्चर कंजर्वेशन सेंटर, वल्चर ब्रीडिंग सेंटर वगैरह बने हुए हैं काफ़ी। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है एमिशन गैप रिपोर्ट के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एमिशन गैप रिपोर्ट जो है ये यूएनईपी प्रोड्यूस करता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है ये रिलीज करता है एमिशन गैप रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट है, हर साल आती है ये रिपोर्ट, और इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें डिफरेंस बताया जाता है, डिफरेंस का ओवरव्यू करता है, जहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो माना जा रहा है कि आर प्रिडिक्टेड टू बी इन 2030, मतलब अब कितनी है और 2030 में कितनी होगी, और हम क्या मतलब वेयर दे शुड बी टू अवॉइड द, कि इस टाइम पे कितनी है और कितनी हम इसको कम कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम एनवायरनमेंट चेंज को, क्लाइमेट चेंज को कर्ब करना चाहते हैं, पेरिस एग्रीमेंट जो है उसके अंडर हमारा जो गोल है, हमने उस गोल के अकॉर्डिंग अपना जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करना है। ठीक है, और प्रेफरेबली तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक उसको मेंटेन करना है। मतलब 2 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज जो होगा बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी वो 2 डिग्री से नीचे रहना चाहिए। मतलब अगर मान लो अभी x है तो आगे आने वाली पूरी सेंचुरी के एंड तक ये x+2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम इंक्रीज 2 होना चाहिए। और प्रेफरेबली हम चाहते हैं कि ये 1.5 डिग्री तक लिमिट हो जाए, इससे ज़्यादा हमारा टेम्परेचर इंक्रीज ना हो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले मतलब 1850 से पहले जो टेम्परेचर था उससे 1.5 डिग्री लेस तक हम रहें मेंटेन, उससे ज़्यादा ना जाए। अगर टॉप एमिटर्स की बात करें ग्रीन हाउस गैसेस में, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रशियन फेडरेशन एंड यूएसए। सो ये मेजर एमिटर कंट्रीज़ हैं। सो ये इसकी कुछ फाइंडिंग्स है रिपोर्ट की, कि मतलब हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं और हमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो वर्ल्ड को मतलब अगर बेसिक इसकी बात करें तो रिपोर्ट ने देखा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो बहुत पीछे रह चुकी है, पेरिस गोल को हम कंप्लीट करने के आसपास भी नहीं है। अगर इसी तरीके से हम चलते रहे तो हमारा जो टेम्परेचर चेंज है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.8 के आसपास, 2.4 और 8 के आसपास जो है हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और ये इरिवर्सिबल डैमेज कर देगा फिर एनवायरनमेंट को। और अगर मतलब वर्ल्ड को इसको ग्लोबल कैटास्ट्रॉफी जो है उसको ख़त्म करना है, उसको अवॉइड करना है, तो उसके केस में हमें अपने एमिशन जो है उसको 45% तक कम करना जाएगा, और अगर करना पड़ेगा। और अगर हम 45% तक कम नहीं करेंगे तो हमारा हाइक जो है 2.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। सिर्फ ये मेजर है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका यूएनईपी है क्या। यूएनईपी जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये एक ग्लोबल लीडिंग एनवायरमेंटल अथॉरिटी है। ठीक है, यूएनईपी, और इसका हेडक्वार्टर जो है नैरोबी केनिया में है। ठीक है, उसके अलावा ये 7 थीम्स के ऊपर काम करती है। पहला क्लाइमेट चेंज, देन डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट के केसेस में, इकोसिस्टम मैनेजमेंट में, एनवायरमेंटल गवर्नेंस, केमिकल एंड वेस्ट, रिसोर्स एफिशिएंसी और एनवायरनमेंट। इन 7 मीट्रिक्स थीम्स के ऊपर बेसिकली ये काम करती है, और इसके विद रिस्पेक्ट टू इसकी सारी रिपोर्ट्स आती हैं। यूएनईपी जो है
वो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है और इसकी जितनी टोटल इनकम है उसका 95% हिस्सा जो है वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस के थ्रू आता है वेरियस गवर्नमेंट से। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। वर्ल्ड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, सबसे पहली बात कि इसको रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसको रिलीज करती है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि ग्लोबल एमिशंस जो है वो 2025 तक पीक पे चली जाएंगी, मतलब 2025 जो है वो पीक होगा ग्लोबल एमिशंस का और उसके बाद कंपैरेटिवली ग्लोबल एमिशंस जो है डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगी। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जो है ये फ्लैगशिप पब्लिकेशन है, मतलब इसकी मेन पब्लिकेशन है ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की और ये 1998 से इसको पब्लिश कर रहा है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि ग्लोबल एमिशन जो है 2025 में सर्ज करेंगी, हाईएस्ट पे चली जाएंगी एज सर्जिंग एनर्जी प्राइसेस, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस जो है बहुत बढ़ रहे हैं रशिया और यूक्रेन की कंडीशन की वजह से, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब लोग जो है रीन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने लगे हैं। अब लोग क्योंकि रीन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने लगे हैं तो आने वाले 3-4 सालों में हम उनकी रीन्यूएबल एनर्जी में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको हार्वेस्ट करनी स्टार्ट कर देंगे। तो जिसकी वजह से क्या है कि क्योंकि ग्लोबल एमिशंस जो होती है ना वो ज़्यादा होती है नॉन रीन्यूएबल एनर्जी की वजह से, सो हम रीन्यूएबल की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से आने वाले टाइम में क्या होगा कि एमिशंस जो है कम होंगी 2025 के बाद 25 के लेवल से, ठीक है। सो जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया का सोलर एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा पुश है, उसके अलावा जो बाकी सारी जो हाइडल एनर्जी है या और विंड एनर्जी है उसके ऊपर भी हमारा पुश है। तो ऐसे ही बाकी कंट्रीज़ भी काफ़ी एफर्ट कर रही हैं। रशिया यूक्रेन की कंडीशन की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी मार्केट जो है उसमें उथल पुथल आया है, प्राइजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, जिसकी वजह से सारी कंट्रीज़ ऑलमोस्ट क्या कर रही हैं कि अब इन्वेस्टमेंट बाकी सारे रीन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज़ कर रही हैं। और इंडिया ने भी प्रॉमिस किया है कि उसके अलावा थोड़ा सा एनडीसी के बारे में देख लें, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में देख लेते हैं। इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि वो अपनी जीडीपी मतलब इमिशन इंटेंसिटी को 45% इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा। जितना हमारा 2005 में लेवल था हम अपना एमिशंस उससे 45% नीचे ले आएंगे बाय द एंड ऑफ 2030। ये हमारा एनडीसी गोल है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का हमारा गोल है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी देख लेते हैं। ये एक ऑटोनोमस इंटरनेट गवर्नमेंटल एजेंसी है, ये पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है और ये जो है ये OECD के फ्रेमवर्क के ऊपर बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एजेंसी जो है इसके फ्रेमवर्क के ऊपर इसको बनाया गया है। OECD जो है उसमें कौन मेंबर हो सकता है, ठीक है, मतलब इन अ सेंस कि OECD सबसे पहले डेवलप्ड कंट्रीज़ का ग्रुप है और जो सिर्फ OECD के मेंबर हैं वही जो कंट्रीज़ हैं वो ही इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मेंबर बन सकते हैं। अब इंडिया चाइना मेंबर नहीं है इसके। ऑल्दो ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, ये पॉलिसी एडवाइस मतलब पॉलिसी एडवाइसेस प्रोवाइड करती है और ये सिर्फ अपने मेंबर नेशंस को करती है, लेकिन मेंबर नेशंस के अलावा ये कुछ, ठीक है, ऑल्दो मेजरली मेंबर नेशंस को करती है लेकिन कुछ नॉन मेंबर्स को भी करती है, जैसे चाइना को करती है पॉलिसी एडवाइस प्रोवाइड, इंडिया को और रशिया को प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने अभी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 की रिलीज़ की है, जिसके अकॉर्डिंग उसने बताया है कि कोविड-19 पैंडमिक ने टीबी को किस तरीके से इम्पैक्ट किया है, ठीक है। और टीबी ने मतलब और साथ में टीबी वो वाले पेशेंट जिनको HIV है और उनको टीबी हो गया है उनकी क्या कंडीशन है, इसके बारे में रिपोर्ट है। और टीबी की अगर बात करें तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के एक बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। और जिन पर्सन की इम्यून सिस्टम वीक होता है या मेल न्यूट्रिशन होते हैं तो उनमें टीबी के ज़्यादा एक्टिव होता है, उनमें ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे टीबी का जो बर्डन है वो कंपैरेटिवली ऑल ओवर अगर वर्ल्ड में बात करें तो वो कंपैरेटिवली इंक्रीज हुआ है। क्या फाइंडिंग्स हैं? एस्टिमेटेड 10.6 मिलियन पीपल जो हैं वो ट्यूबरक्लोसिस उनको हुआ है 2021 में, और ये बात करें तो 4.5% इंक्रीज़ है इन कंपैरिजन टू 2020 के मामले में। डेथ्स की अगर बात करें 1.6 मिलियन लोगों की डेथ हुई है टीबी की वजह से, और इनमें वही वो लोग भी आते हैं जिनको मतलब HIV भी था साथ में, क्योंकि HIV देखिए ये इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज़ है, मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होने वाली डिजीज़ है, एड्स, ठीक है। सो जिन पर्सन का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है तो उनमें टीबी होने का चांस बढ़ जाता है और उनमें टीबी बहुत मतलब डीप लेवल की होती है, बहुत ज़्यादा मतलब इंटेंसिटी वाली होती है, ठीक है। उसके अलावा न्यूट्रिशन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो लोगों में न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होता है तो उनको टीबी ज़्यादा नुकसान करती है। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के चलते प्रिवेंटिव में क्या है
कि HIV जल वाले जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनको पहले ही मतलब टीबी होने से पहले ही उनको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया जाता है, ताकि उनको टीबी हो भी ना, क्योंकि अगर उनको टीबी हो जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा उनकी डेथ होना फिर तो मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इंडिया टॉप 7 कंट्रीज़ मतलब जिनमें सबसे ज़्यादा टीबी का बर्डन है, टॉप 7 कंट्रीज़ में इंडिया एक है। ठीक है, और इंडिया में मतलब 82% ऑफ जो टोटल प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दिया गया है वर्ल्ड ओवर में, उसमें 82% जो लोगों को दिया है वो इंडिया ने ही दिया है। ठीक है, सो ये इसके बारे में बेसिक था। ठीक है, टीबी के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है तंबू आर्ट के बारे में। तंबू आर्ट क्या है? ये तंबू आर्ट जो है ना, ये एक जापान का आर्ट है। बेसिकली अभी क्या हुआ है कि एक फार्मर ने, ये क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है कि पैडी के फील्ड में अलग अलग पैडी की वेराइटीज़ को यूज़ करके एक ऐसा आर्ट बनाया जाता है, मतलब ऐसे मतलब कि ऐसी आकृतियाँ बनाई जाती हैं, ऐसी अलग अलग शेप्स बनाई जाती हैं। जैसे एक वायनाड के एक अभी एग्रीकल्चरिस्ट थे, एक फार्मर थे, उन्होंने अशोक चक्र बनाया है अपने पैडी फील्ड में तंबू आर्ट को यूज़ करके। ये जापान में यूज़ की जाने वाली टेक्निक है क्या है, और इसको जापानीज़ में इसका मतलब ही होता है पैडी आर्ट। ठीक है, सो मतलब जीरी के उसमें किया जाने वाला आर्ट, चावल की खेती में किया जाने वाला आर्ट। तंबू आर्ट में क्या होता है कि एक पूरे फील्ड को ना कैनवस की तरह ट्रीट किया जाता है, कि ये एक कैनवस है और इसके ऊपर जो है लीव्स के कलर को यूज़ करके या ग्रेन्स के कलर को यूज़ करके मतलब अलग अलग तरीके के शेप्स बनाई जाएंगे, उसकी सीनरी बनाई जाएगी। ठीक है, और ये एक स्मॉल टाउन इनकदाते विलेज साउथ जापान में है, इसमें स्टार्ट हुआ था। और ये प्रोजेक्ट 1993 में स्टार्ट हुआ था, जब मतलब इकोनॉमिक रिकवरी करने के लिए जापान में स्टार्ट किया गया था, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे क्या हुआ था कि राइस की कल्टीवेशन कंपैरेटिवली डिक्लाइन हो गई थी। ठीक है, सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि राइस की कल्टीवेशन फिर बिना किसी, क्योंकि देखो इसको हार्वेस्ट करना है, अलग अलग हार्वेस्ट करना है, तो बिना किसी मैकेनाइजेशन के, फिर मतलब बिना किसी मशीन के इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। सो फार्मर ने मतलब डिसाइड किया था कि 2000 ईयर्स को सेलिब्रेट करना है, तो उसके लिए क्रिएट किया। ये देखिए, ये है जापानीज तंबू आर्ट, ये वहाँ पे ऐसे बनाया जाता है, इतना कॉम्प्लेक्स टाइप का। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है कॉफ़ी इंडस्ट्री के बारे में। अभी क्या बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी कॉफ़ी की प्रोडक्शन और कॉफ़ी की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा एडवर्सली इम्पैक्ट हुई है। ठीक है, इंडिया में। सो इंडिया जो है कॉफ़ी का वन ऑफ द मतलब वेल शेड ग्रोन जो कॉफ़ी है उसका वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया जो है वो टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। इंडिया जितनी कॉफ़ी को प्रोड्यूस करता है उसका 70% कॉफ़ी जो है उसको एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, और दो बेसिक मेजर वेराइटीज़ हैं इंडिया में कॉफ़ी की, कॉफ़िया अरेबिका और कॉफ़िया रोबस्टा। ठीक है, और ये वेस्टर्न घाट्स में ग्रो की जाती हैं, जैसे कि कर्नाटका में बाबा बुदन हिल्स में। ठीक है, देन केरला में, तमिलनाडु में। और इसके अलावा अब नॉन ट्रेडिशनल जगहों पे, जैसे कि आंध्र प्रदेश में भी स्टार्ट हो गया और नॉर्थ ईस्ट में भी अब प्रोडक्शन की जाती है इसकी। और टोटल कॉफ़ी का 70% इंडिया में जितनी प्रोड्यूस होती है उसका 70% जो है वो आपका कर्नाटका में प्रोड्यूस किया जाता है। ये देखिए, ये कर्नाटका है, ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पे अराकू वैली में उड़ीसा में होती है ये प्रोडक्शन। ठीक है, ये बाबा वुडन हिल्स, ये चिकमगलूर और मंजाराबाद, कूर्ग वायनाड, ये नीलगिरीज, यहाँ पे ये प्रोडक्शन होती है मेजरली। सबसे ज़्यादा कर्नाटका में है, देन बाकी एरियाज़ में, देन केरला में है, देन तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश। ठीक है, देन उड़ीसा, और फिर ये इस एरिया में है। अब इश्यूज़ क्या क्या आ रहे हैं इंडिया की कॉफ़ी प्रोडक्शन में? सबसे पहली बात तो कॉफ़ी की प्रोडक्शन का जो तरीका है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्सपेंसिव हो चुका है, और मतलब लोगों के लिए लॉस मेकिंग बिजनेस बन चुका है। ठीक है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेबर की कॉस्ट भी बढ़ गई है क्योंकि लेबर की शॉर्टेज आ गई है, क्लाइमेट पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से सिचुएशन और ज़्यादा एडवर्सली इम्पैक्ट कर रही है। अब कॉफ़ी को रेगुलेट कौन करता है? कॉफ़ी के एंटायर मतलब उसकी सेल को, ठीक है, उसकी रिसर्च को, और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन सब चीज़ों को कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसको रेगुलेट करता है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है कॉफ़ी एक्ट 1942 के अंडर बनाया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है बैंगलोर में है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है। याद रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर नहीं आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है। कॉफ़ी बोर्ड जो है उसमें इसकी मेजर ड्यूटीज़ में क्या क्या है कि प्रमोशन ऑफ द सेल, ठीक है, सेल और कंजप्शन ऑफ कॉफ़ी को इंक्रीज़ करना है इंडिया में और अब्रॉड। ठीक है, रिसर्च को प्रमोट करना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है स्मॉल कॉफ़ी ग्रोअर्स को, छोटे फार्मर जो है कॉफ़ी के। उसके अलावा बेसिक इंपॉर्टेंट सेफगार्ड वर्किंग कंडीशन, लेबरर की वर्किंग कंडीशन को सेफगार्ड करना है। और अगर कॉफ़ी का सरप्लस मतलब कॉफ़ी का जो कॉफ़ी सोल्ड नहीं होती है और एक्सेस में जैसे उगती है, मतलब जैसे प्रोडक्शन उसकी होती है, तो उसको बाकी को रेगुलेट करना
मैनेज करना जो है वो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का काम है। अब कॉफ़ी जो है ये एक ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है? इसमें कॉफ़ी बीन्स उगते हैं, उनको रोस्ट किया जाता है, देन उसको पीसा जाता है और देन उसको बेवरेज बनाई जाती है उससे। 2 टाइप की है, अरेबिका और रोबस्टा। ऑलमोस्ट दोनों ही डीप, फर्टाइल और रिच, जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में रिच होती है, पीएच 6 टू 6.5 होती है, तो उसमें उगाई जाती है। मतलब स्लाइटली एसिडिक पीएच में होती है, और कॉफ़ी की जो पीएच होती है वो भी स्लाइटली एसिडिक होती है, ठीक है? और ये मतलब 10 टू 1000 टू 1500 मीटर की हाइट पे, और ये 500 टू 1000 मीटर की हाइट पे होती है, और ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास इन दोनों का मतलब टेम्परेचर में ये उगती हैं, ठीक है? एनुअल रेनफॉल इसको 2500 के आसपास, 2000 के आसपास चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है, यूएफओ के ऊपर एक स्टडी टीम बनाई है। नासा ने अभी एक मतलब अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिनन के ऊपर, यूएपीज और अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक टीम बनाई है, एक रिसर्च टीम बनाई है। अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिनन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा स्काई में होने वाला कोई भी फिनोमिनन जिसके बारे में मतलब चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो कोई एयरक्राफ्ट हो या कुछ भी हो, जिसके बारे में साइंटिस्ट को इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसके बारे में साइंटिस्ट को पता नहीं चल पाया है, तो उसके बारे में स्टडी करना। नासा जो है उसने 16 इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया है इस टीम के अंदर, ठीक है? और इनका मेन पर्पस क्या होगा कि 3 प्रोंग्ड अप्रोच होगी। सबसे पहले तो यूएपीज के बारे में जो डेटा अवेलेबल है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और डेटा को गैदर किया जाएगा और स्टडी किया जाएगा कि और मेथड कैसे डेवलप किए जाए जिससे इस डेटा को और ज़्यादा स्टडी किया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है फंगल पैथोजन लिस्ट के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी फर्स्ट एवर, पहली बार फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट बनाई है, FPPL, ठीक है? इसमें क्या लिखा है कि ऐसी फंजाई जो ह्यूमन हेल्थ के लिए थ्रेट हैं, आने वाले टाइम में ह्यूमन हेल्थ को, पब्लिक हेल्थ को खतरा कर सकती हैं, उन फंजाइज की एक लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में 3 तरह की क्लासिफिकेशंस हैं, क्रिटिकल इम्पैक्ट वाली फंजाई, हाई इम्पैक्ट वाली फंजाई और मीडियम इम्पैक्ट वाली फंजाइज को लेकर। जैसे आपने देखा होगा कोविड-19 के टाइम पे ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, तो ये काफ़ी टाइप की फंगस आ गई थी जिसकी वजह से लोगों का बहुत नुकसान हुआ था। तो ऐसी मतलब फंगस को टारगेट करने के लिए, ताकि फंगस के एरिया में रिसर्च को इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है? पहली बात रिसर्च को इंक्रीज़ किया जाए, नए से नए ड्रग्स बनाए जाएँ, तो इसके लिए, ठीक है? और पब्लिक हेल्थ को सेफगार्ड किया जाए, तो उसके लिए लिस्ट बनाई है। 2017 में बनाई गई थी ऐसी ही लिस्ट एक बैक्टीरिया के बारे में, अब ये फंगस के बारे में बनाई गई है, ठीक है? और इसमें क्या है बेसिकली, क्योंकि दिक्कत पता है क्या है, अभी तक मेजर 4 क्लासेस ऑफ फंगल ड्रग्स ही हैं सिर्फ अवेलेबल, ठीक है? कुछ पाइपलाइन में भी हैं, लेकिन बेसिकली 4 क्लासेस ऑफ ड्रग्स ही अवेलेबल है, और इंक्रीज़ करना है अगर ड्रग्स को और लोगों की हेल्थ को, ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए, तो इस एस्पेक्ट में स्टडी रिक्वायर्ड है। उसके अलावा मोस्ट मतलब जो इम्पैक्ट करती हैं फंगस डिजीजेस, फंगस मतलब किसी हेल्दी इंडिविजुअल को कम चांसेस होते हैं इम्पैक्ट करे। फंगस उन्हीं को इम्पैक्ट करती है जिनको ऑलरेडी कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी है, जैसे कि जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सप्रेस है, जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे ये होने लग गई थी लोगों को, कैंसर वाले लोगों को होती है, एड्स वाले लोगों को, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है जिनका, उनको होती है, क्योंकि उनको भी दवाई दे के उनका इम्यून सिस्टम सप्रेस करने की कोशिश किया जाता है ना, ठीक है? इम्यून सप्रेसेंट एजेंट्स को मेडिकेशंस दी जाती हैं, ठीक है? या ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन जिनको हुआ है उसके बाद उनको हो जाती है लोगों को। इसका मेन पर्पस ये है कि इस लेबोरेटरी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है, सर्वेलेंस को इंक्रीज़ करना है, रिसर्च डेवलपमेंट इंक्रीज़ करनी है, और पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस में इसको लेके आना है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में फर्स्ट टाइम अभी इन्फ्लेशन रिपोर्ट अभी एक सबमिट की है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है? जब से मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को 2016 वाले को इम्प्लीमेंट किया गया है, उससे अब तक पहली बार उसको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ी है। अब ये रिपोर्ट क्यों सबमिट, इन्फ्लेशन रिपोर्ट क्यों सबमिट करनी पड़ती है? देखिए, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई के साथ मिलके एक टारगेट सेट किया हुआ है, इन्फ्लेशन टारगेट 4 + -2 का, कि मिनिमम हमारी इन्फ्लेशन 2 होनी चाहिए और मैक्सिमम हमारी 6 होनी चाहिए। इससे ना तो कम होनी चाहिए, ना ही इससे ज़्यादा होनी चाहिए, और इसके बीच में ही रहनी चाहिए। अगर लगातार 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए हमारी इन्फ्लेशन इससे या नीचे जाती है या इससे ऊपर जाती है, मतलब इस रेंज से अगर वो बाहर जाती है, तो आरबीआई को लगातार 3 क्वार्टर्स के साथ ये होता है, तो आरबीआई की जवाबदेही बनती है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि क्या कारण रहे हैं ऐसा होने के, कैसे इन कारणों को ठीक किया जा सकता है, और कितने टाइम में ठीक किया जा सकता है। ये तीनों चीज़ें लिख के उसको एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। अभी टारगेट हमारा जो है वो 4 + -2 का है। टॉलरेंस लिमिट, लोअर टॉलरेंस लिमिट 2 है, और अपर जो है वो 6 बनती है, ठीक है? सो इन्फ्लेशन इससे ऊपर या इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। अब सेक्शन 45 ZN जो है, ये एक्ट का ये डील करता है इन्फ्लेशन टारगेट को की मेंटेनेंस के साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 2 केसेस में मतलब ये अचीव नहीं होता, टारगेट मिस होता है। एक तो या तो ज़्यादा हो जाए टॉलरेंस लेवल से, अपर टॉलरेंस लेवल से, या फिर लेस हो जाए लोअर टॉलरेंस लेवल से। मतलब 6 से
ज़्यादा हो जाए और 2 से कम हो जाए, ठीक है। सो उस केस में बोलते हैं। इसके अगर ऐसा होता है तो आरबीआई को सबसे पहले तो उसको एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, देन जिसमें रीज़न लिखा होगा कि ऐसा क्यों हुआ है, फिर क्या एक्शन लिए जा सकते हैं जिससे ये ठीक होगा, और ये टारगेट मतलब उसको ठीक करना कब तक अचीव कर सकते हैं हम, कब तक उसको ठीक कर लेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये इन्फ्लेशन टारगेट सेट करती है। सेक्शन ZB जो है, ठीक है, वो रेपो मतलब वो पॉलिसी डिटरमाइन करता है मतलब सेक्शन 45ZB के अंडर ये आती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये 6 मेंबर बॉडी है। 6 मेंबर्स में आरबीआई के गवर्नर जो है वो, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं इस बॉडी के, वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। इनको इंक्लूड करके 6 मेंबर बॉडी है ये, जिसमें 3 मेंबर आरबीआई के हैं, 3 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। ये एटलीस्ट 4 टाइम एक साल में मिलती है, 4 बार मिलती है। और उसके अलावा इसकी जो मीटिंग होती है उसमें मिनिमम 4 पर्सन होने इंपॉर्टेंट है, तभी कोरम कॉन्स्टिट्यूट होगा, अदरवाइज मीटिंग नहीं होती है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है मियावाकी फॉरेस्ट के बारे में। सो मियावाकी फॉरेस्ट जो है, अभी प्राइम मिनिस्टर ने मियावाकी फॉरेस्ट से बना हुआ मेज गार्डन, ठीक है, गुजरात के एकता नगर में इसको इनॉग्रेट किया है। ये जो है, ये देखिए, आई एम एट मेज गार्डन। सो ये जो है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के जस्ट पास है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, और ये इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है। इसकी हाइट 182 मीटर्स है, ठीक है। मतलब ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये, मतलब बाकी स्टैचू ऑफ लिबर्टी या और जितने बड़े बड़े स्टैचूज हैं उन सब में से सबसे टॉल है, ठीक है, टॉलेस्ट स्टैचू है। और मियावाकी जो मतलब यहाँ पे क्या है कि इन्होंने मेज गार्डन जो है उसको यंत्र की शेप में बनाया है, ठीक है, एक पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड करने के लिए। और ये 3 एकड़ में फैला हुआ एक जगह है, ठीक है। और इसमें पाथवे है, मतलब ये देखिए, ये पाथवे ये जो पूरा पाथवे है ये 2100 मीटर का, मतलब 2 किलोमीटर एंड 100 मीटर्स का ये एक पाथवे है। ये लार्जेस्ट मेज गार्डन है हमारी कंट्री में, ठीक है। और एक स्पेशली ये इतना बड़ा है, ये देखने में आपको यहाँ से दूर से छोटा लग रहा है, देखिए यहाँ से तो ये भी छोटी लग रही है स्टैचू ऑफ यूनिटी, यहाँ से नहीं दिखता है। साइड में से आपको यहाँ पे एक मतलब अलग से एक वॉच टावर बनाया गया है, जिससे ऊपर से आप इसको देख सकते हो, इसके पैटर्न वगैरह को, ठीक है। सो ये इसके बारे में। अब ये मियावाकी टेक्निक में होता क्या है, मियावाकी जो टेक्निक है ना, मतलब एक फॉरेस्ट को ग्रो करने की टेक्निक है, एफोरेस्टेशन को, पेड़ लगाने की एक टेक्निक है, जिसको डॉक्टर अकीरा मियावाकी ने इसको मतलब बनाया था, मतलब इसको इसको इजाद किया था। इसको मतलब ये एक इकोलॉजिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे जापान के, इन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया था। मियावाकी फॉरेस्ट में क्या होता है कि टाइनी छोटे छोटे फॉरेस्ट ग्रो किए जाते हैं, छोटे छोटे लैंड के प्लॉट्स के ऊपर 2-3 साल में फॉरेस्ट ग्रो कर जाता है अच्छा खासा, सेल्फ सस्टेन करने लग जाता है। इसमें शॉर्ट ट्रीज, लॉन्ग ट्रीज और वेरी स्मॉल ट्रीज, इनको इस तरीके से किया जाता है कि इसको भी एरिया मिल जाए ग्रो करने का, इसको भी मिल जाए और इसको भी मिल जाए, और इसके बाद फिर ऐसे छोटा, फिर लंबा, फिर बड़ा, ठीक है। तो ऐसे ताकि मतलब कैनोपी जो है वो ज़्यादा डेंस रहे, तो ऐसा एक सिस्टम बनाया जाता है। ये इसके बारे में था। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है AMR सैल्मोनीला के बारे में। अब नाम सैल्मोनीला आपको पता है एक बैक्टीरिया की स्पीसीज है, सैल्मोनीला टाइफीरियम, ठीक है, DT104। ये जो है ये ह्यूमन में और कैटल में इन्फेक्शन कॉज करती है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरियल पैथोजन है, और ये टाइफॉइड और नॉन टाइफॉइडल दोनों टाइप के होते हैं। ये टाइफॉइड करते हैं पर्सन में, पैराटाइफॉइड फीवर करते हैं, सैल्मोनेलेसिस करते हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस करते हैं, डायरिया कॉज करते हैं। AMR सैल्मोनीला जो है, इसमें देखने को क्या मिल रहा है कि सैल्मोनीला में ना मतलब रेजिस्टेंस आ गया है विद रिस्पेक्ट टू बहुत सारी दवाइयों के, जैसे एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, क्लोरोएम्फेनिकोल है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ठीक है, सल्फोनेमाइड्स है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन है। इन सब के विद रिस्पेक्ट टू सैल्मोनीला टाइफीरियम डेफिनेटिव टाइप 104 जो है ना, इसके अंदर, इस स्पीसीज के अंदर वो आ गया है, रेजिस्टेंस आ गया है, जिसकी वजह से ये वाली दवाई अगर इस पेशेंट किसी पर्सन को, सपोज कीजिए किसी पर्सन है, ये कोई पर्सन है, ठीक है, इसको ये सैल्मोनीला टाइफीरियम DT104 वाला इन्फेक्शन हुआ है, तो इनको ये दवाई, जो कि इसकी एक्चुअल दवाई है जिससे इसको ट्रीट किया जाता है, अगर इसको ये दवाई देंगे तो ये पर्सन जो है इससे मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, ठीक है, ये ड्रग रेजिस्टेंट हो चुका है क्योंकि, ठीक है। सो जिसकी वजह से इसकी इलनेस पूरे वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है। अब साइंटिस्ट ने भी क्या किया है, डिस्कवर किया है कि ये जो DT104 वाली टाइप में जो रेजिस्टेंस आया है ना, ये रेजिस्टेंस इसके चारों तरफ, मतलब इसका एक आउटर कोट होता है प्रोटीन, जिस कोट में प्रोटीन A होता है, OMPA प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन जो होता है ये बैक्टीरिया के सर्वाइवल को हेल्प करता है,
ठीक है, ये बैक्टीरिया के ये बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस लेके आता है। अब अगर ये वाले प्रोटीन को रिमूव कर दिया जाए, ये वाली आउटर कोट को रिमूव कर दिया जाए, तो जो बैक्टीरिया है वो सेप्टाजिमाइड नाम के एक और मीरोपेनिम नाम के ड्रग से उसको किल किया जा सकता है फिर। इसको अभी माइस में टेस्ट किया जा चुका है कि माइस में ऐसा मतलब ये आउटर कोट को किल करके, मतलब आउटर कोट को रिमूव करके, टारगेट करके बैक्टीरिया को नेसेंट उसके अंदर डाला गया था, तो उसने इसको सेप्टेजिडाइम जो ड्रग है उसको रिस्पॉन्ड किया है और उससे इन्फेक्शन जो है क्योर हुआ था माइस में। ये इसके बारे में है, न्यूज़ आइटम के बारे में। नेक्स्ट लास्ट न्यूज़ आइटम है माछू रिवर के बारे में और मोरबी ब्रिज के बारे में। अब देखिए कि माछू रिवर के ऊपर जो मोरबी ब्रिज है, ये ब्रिटिश टाइम पीरियड का ब्रिज है। ये एक सर वागजी ठाकुर थे जिन्होंने 1922 तक मोरबी इंडस्ट्रियल टाउन जो है गुजरात में उसको रूल किया था। ये एक प्रिंसली स्टेट थी मोरबी, इसको रूल किया था। और इन्होंने ब्रिटिश आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होकर 1880 में दरबाग नाम का एक इनका दरबारगढ़ पैलेस था इनका, और एक दूसरा था नज़रबाग पैलेस। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए बीच में जो नदी बहती थी माछू रिवर, उसके ऊपर उन्होंने एक ब्रिज बनाया था ब्रिटिश आर्किटेक्चर को यूज़ करके। ठीक है, वो ब्रिज जो है वो वर्किंग में था। 6 महीने से इसको बंद किया गया था ताकि उसकी रिनोवेशन की जाए। उसकी अब रिनोवेशन की गई है, लेकिन रिनोवेशन के बाद जब उसको इनॉग्रेट किया है, ठीक है, तो इनॉग्रेट करते ही विदिन 6 डेज गुजराती न्यू ईयर के डे के के ऊपर उसको इनॉग्रेट किया गया था। लेकिन इनॉग्रेट करते ही कुछ टाइम पीरियड के बाद ही वो ब्रिज जो है वो कोलैप्स कर गया है। मोरबी जो है, ठीक है, उसको लोकली जुलतो पुल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये 5 दिन बाद ही ये कोलैप्स कर गया है। देखिए ये ब्रिज है जो 2 पैलेसेस को ज्वाइन करता है आपस में, ये दोनों साइड पे, और ये ब्रिज जो है ये कोलैप्स कर गया है। ये माछू रिवर के ऊपर बना हुआ था। माछू रिवर जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये रन ऑफ कच्छ में ठीक है, मतलब ये रन ऑफ कच्छ में मीट करती है। ये मालदा हिल्स में से निकलती है, जसदान में से, और ये रन ऑफ कच्छ में जाके ख़त्म हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, ये नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है सौराष्ट्र गुजरात में, और इसकी टोटल लेंथ 140 किलोमीटर है। और इस के ऊपर 2 डैम बने हुए हैं, माछू 1 एंड माछू 2 डैम। दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू पीपल लाइक्ड इट एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और इसके विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन जो हैं वो टेलीग्राम चैनल में डाले जाएंगे। प्लीज़ वहाँ से PDF को भी एक्सेस कीजिए और क्वेश्चंस को भी आंसर कीजिए। थैंक यू सो मच।